हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। सबसे पहले मोमेंटम क्लासेस आपका स्वागत करता है। आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर जो है ये मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है ना फ्रीक्वेंटली आस्किंग है। तो हम लोग इस टॉपिक को क्या करेंगे, आज आसानी से समझने का प्रयास करेंगे। टॉपिक का नाम है रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। तो हम लोग सबसे पहले टॉपिक की ओर मूव करते हैं, यानी लेट अस स्टार्ट द सेशन अगेन। हम लोग सबसे पहले यहाँ बात करेंगे, टॉपिक का नाम है रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। इसमें सबसे पहले हम लोग कंडक्टर के बारे में बात करेंगे। इसके बारे में बात करेंगे, कंडक्टर के बारे में बात करेंगे। कंडक्टर के बारे में आपने सीखा है कि कंडक्टर हम लोग ऐसे सबस्टांस को बोलते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को इजीली कंडक्ट करता है। कहने का मतलब ये है कि सर अगर आप कंडक्टर के बारे में बात करते हैं तो ये क्या करता है, इससे होके इलेक्ट्रिक करंट जो है ना आपका इजीली फ्लो होता है। डैट मीन्स हम लोग अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो जो है ना कंडक्टर से इजीली होता है। ये इलेक्ट्रिसिटी को इजीली क्या करता है, कंडक्ट करता है। तो आज हम लोग फिर से नेक्स्ट के बारे में अगर बात करें तो मैंने आपको ये बताया था कि कंडक्टर्स में क्या होता है। तो कंडक्टर्स के इनसाइड आपका प्रोटॉन का पोजीशन क्या होता है, फिक्स होता है। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉन्स के बारे में अगर बात करें तो आपने सीखा है कि कंडक्टर्स के इनसाइड क्या होता है, जो आपका इलेक्ट्रॉन्स होता है ये बड़ी संख्या में पाया जाता है। दैट मीन्स अ लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल इनसाइड द कंडक्टर। कंडक्टर के इनसाइड क्या होता है, बड़ी संख्या में आपका इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स का जो मोशन होता है आपका रैंडम मोशन होता है। ऐसा हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का मोशन क्या होता है, आपका रैंडम मोशन होता है। दैट मीन इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, आपको चारों डायरेक्शन में जो है सो हमेशा मूव करते रहता है। इलेक्ट्रॉन चारों दिशा में मूव करता है। लेकिन मेरा प्राइमरी काम ये होता है कि अगर हम चाहते हैं कि कंडक्टर से होकर अगर इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो तो सारे इलेक्ट्रॉन का क्या करना होगा, हमें पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट कराना होगा। यानी सारे इलेक्ट्रॉन अगर पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेंगे तभी जाके क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मेशन होगा। अदरवाइज इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। तो मेरा यहाँ प्राइमरी काम ये है कि किसी भी कंडक्टर में अगर इलेक्ट्रिक करंट का अगर फ्लो हो रहा है तो उसका रीजन क्या है, तो उसका रीजन आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स अगर पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेगा तभी जाके क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मेशन होगा। हम लोग नेक्स्ट पार्ट की ओर अगर मूव करते हैं तो यहाँ नेक्स्ट मेरा टर्म है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब होता है रेसिस्ट करना, अपोज करना। यानी सिंपल सा मतलब ये है कि अगर कंडक्टर्स में हम लोग अगर बात करें तो कंडक्टर्स के इनसाइड आपका क्या होता है, एक लार्ज नंबर में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होता है। और मैंने आपको यही बताया कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट अगर पार्टिकुलर डायरेक्शन में है तभी इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि सर कंडक्टर्स के जो इनसाइड होते हैं, कंडक्टर के इनसाइड अगर हम लोग बात करें तो इलेक्ट्रॉन एक पार्ट से दूसरे पार्ट की ओर क्या होता है, मूव करता रहता है। अगर एक पार्ट से दूसरे पार्ट की ओर अगर मूव करेगा दैट मीन्स क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स के बीच में कोलिजन होगा। इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, एक दूसरे से जो है सो कोलाइड करेगा। और इसके इनसाइड जो भी आपके एटम्स और आयंस है वो भी क्या करते हैं, आपस में कोलाइड करते हैं। और इसी रीजन से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो है ना आपका इजिली जो है सो कंडक्टर के अंदर जो है सो मूव नहीं कर पाता है। यानी इलेक्ट्रॉन्स के कोलिजन के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के कोलिजन के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जो है ना आपका इजिली नहीं हो पाता है। यानी कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट अगर इजिली नहीं होगा तो करंट का फ्लो भी इजिली नहीं होगा। तो सिंपल सा मतलब यही है कि जब इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट एक पार्ट से दूसरे पार्ट की ओर होता है तो सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, आपस में कोलाइड करते हैं। कंडक्टर के साथ जो भी आपके आयंस है, एटम्स है, वो भी आपस में कोलिजन के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट जो है सो आपका स्लो हो जाता है। यानी इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो होना चाहिए वो इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के कारण क्या होता है, स्लो हो जाता है। यानी इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट है ना वो स्लो हो जाता है। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो का कंडक्टर क्या कर रहा है, अपोजिशन कर रहा है। इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो का अपोजिशन कर रहा है कौन, कंडक्टर। तो यही बताया गया कि कोई भी कंडक्टर ये नहीं चाहता है कि मेरे अंदर से इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो का क्या करता है, अपोजिशन करता है। और यही रीजन है कि कंडक्टर का ये जो नया प्रॉपर्टी है जिसका नाम क्या दिया गया, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर दिया गया है। यानी फाइनली हम लोग अगर लिखना चाहे
तो हम लोग डिफिनेशन को लिख सकते हैं यहाँ रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर के लिए। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। ये किसका प्रॉपर्टी है? कंडक्टर का प्रॉपर्टी है, जो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है। कंडक्टर किसी प्रॉपर्टी का नाम क्या दिया गया है? रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर दिया गया है। तो फाइनली अगर हम लोग डिफिनेशन को अगर लिखना चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर जो होता है, ये सबसे पहले क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर ये कंडक्टर का प्रॉपर्टी है। कंडक्टर का अगर प्रॉपर्टी है तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को क्या करेगा? ये अपोज करेगा। क्या करेगा? अपोज करेगा। और इसी प्रॉपर्टी का नाम क्या दिया गया? रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर दिया गया। तो हम लोग लिख सकते हैं इट इज प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर को हम लोग इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर ड्यू टू विच it opposes the flow of electric current through the conductor. Through the conductor. इसको अगर हम सिंपल भाषा में अगर समझाएं तो आपको हम बस यही समझा सकते हैं कि कंडक्टर का प्रॉपर्टी क्या होता है? आपका रेजिस्टेंस होता है। और कोई भी कंडक्टर ये नहीं चाहता है कि मेरे अंदर से इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो। इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो का क्या करता है? अपोजिशन करता है, ऑब्स्ट्रक्शन जो है सो डेवलप करता है। इसी प्रॉपर्टी का नाम क्या दिया गया? रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर दिया गया है। इसके आगे अगर हम लोग बात अगर करें तो रेजिस्टेंस को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो आपने सीखा है कि रेजिस्टेंस को हम लोग कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। रेजिस्टेंस को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और फाइनली आपने ये सीखा है कि अगर हम लोग बात करें तो रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर को हम लोग दूसरे तरह से भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। जैसा आपने पढ़ा था फ्रॉम द ओम्स लॉ। ओम्स लॉ से हम लोग पढ़े थे V बराबर क्या होता है? I/R होता है। तो यहाँ से मैंने R बराबर बताया था आपको क्या होता है? V डिवाइडेड बाय I होता है। यानी R को अगर हम लोग सब्जेक्ट बनाएं तो हम लोग लिख सकते हैं R बराबर क्या होगा? आपका V बाय I होगा। यहाँ अगर हम लोग देख रहे हैं तो हम लोग न्यूमेरिकली क्या कर सकते हैं? रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर को डिफाइन कर सकते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर का डिफिनेशन यहाँ से क्या बनेगा? रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ। क्या है आपका? रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर ये रेशियो है किसका? दो फिजिकल क्वांटिटी का। एक का नाम क्या है? V का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, दूसरा मेरा क्या है? करंट है। यानी सर रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर ये क्या है? मेरा रेशियो है। किसका रेशियो है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर्स टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। यानी ये जो मैंने लिखा है R बराबर V बाय I, इसके हेल्प से भी हम लोग रेजिस्टेंस को डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। इस तरह से भी हम लोग क्या कर सकते हैं? रेजिस्टेंस को हम लोग फाइनली डिफाइन कर सकते हैं। इसके आगे अगर हम लोग बात करें तो इसके आगे हम लोग ये समझ सकते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर के डिफिनेशन के बारे में हम लोग बात कर लिए। फाइनली मैंने कल आपको ये बताया था कि रेजिस्टेंस जो होता है मेरा किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो एक बार फिर से हम लोग इसको रिकॉल कर लेते हैं। फैक्टर्स ऑन विच resistance of a conductor depends upon. Factors on which resistance of a conductor depends upon. ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं कि कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है जिस पे कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो मैंने यही हेडिंग डाला है, फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स ऑन। इसमें हम लोग पहला कंडीशन आपको बताए थे कि किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है
वो लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड करता है। लेंथ ऑफ कंडक्टर पे क्या होता है आपका, डिपेंड करता है। फिर आपने ये सीखा था कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे भी क्या होता है, कंडक्टर का डिस्टेंस डिपेंड करता है। यानी हम लोग नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इस पे भी क्या होता है, रेजिस्टेंस कंडक्टर का डिपेंड करता है। थर्ड आपने सीखा था नेचर ऑफ मटेरियल, मैंने आपको कल भी बताया था जितने भी वायर है वो किसी ना किसी मटेरियल से मिलके बना हुआ है। तो अगर आप मटेरियल को अगर चेंज कर देंगे तो रेजिस्टेंस का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, फाइनली चेंज हो जाएगा। फिर आपने पढ़ा था टेम्परेचर के बारे में, कि सर टेम्परेचर का भी इफेक्ट हमें देखने को मिलता है किसके ऊपर, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर के ऊपर। इस सारे पॉइंट्स को अब हम लोग फाइनली डिस्कस करने जा रहे हैं। उससे पहले हम लोग एक बात करेंगे कि कंडक्टर का रेजिस्टेंस अगर आपका R है तो इस R के बारे में हम लोग एक बात फिर से करेंगे कि कंडक्टर का रेजिस्टेंस मैंने आपको बताया था कि ना ही आपका V पे डिपेंड करता है ना ही I पे डिपेंड करता है। यहाँ से हम लोग लिखे थे R बराबर क्या था, V बाय I। कल भी मैंने आपको बताया था कि रेजिस्टेंस जो है ना ये R ना तो V पे डिपेंड करता है और ना ही R का वैल्यू ये I पे डिपेंड करता है। मैंने आपको ये बताया है कि ये चार फैक्टर्स है जिसपे क्या करता है, कंडक्टर का रेजिस्टेंस आपका डिपेंड करता है। तो फाइनली यही चार पॉइंट्स आपको याद रखना है जिसपे कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या करता है, आपका डिपेंड करता है। यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो हम लोग बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस मेरा क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो रेजिस्टेंस का जो SI यूनिट होता है, द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस आपका क्या होता है, ये ओम होता है। क्या होता है, तो हम लोग याद रखेंगे कि रेजिस्टेंस का जो SI यूनिट होता है ये क्या होता है, आपका ओम होता है। ओम को हम लोग क्या कहते हैं, ओम को हम लोग जनरली इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, ओमेगा बोलते हैं। यानी यहाँ से हमें सीखने को ये मिला कि अगर एग्जाम में आता है कि किसी भी कंडक्टर का अगर रेजिस्टेंस होता है तो उसका SI यूनिट क्या होगा, तो आंसर क्या देंगे, द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इज ओम। क्या याद रखेंगे, ओम होता है, इसको हम लोग किसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। फाइनली एक क्वेश्चन यहाँ से हमें देखने को और मिलता है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे अभी, कि सर अगर रेजिस्टेंस का SI यूनिट ओम है तो हमें ये बताइए कि 1 ओम किसके बराबर होगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आता है कि 1 ओम जो है सो किसके इक्विवेलेंट होता है। तो हम लोग फाइनली बात कर रहे हैं कि 1 ओम किसके बराबर होगा। चलिए हम लोग यहाँ से देखते हैं कि 1 ओम किसके बराबर होगा, इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, वी नो डैट फ्रॉम द ओम्स लॉ V बराबर क्या होता है, आपका IR होता है। मैंने कल ही बताया ये आपका क्या है, ओम्स लॉ है, जो हमें पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में क्या देता है, तो रिलेशन देता है। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, तो हम लोग ओम्स लॉ का यहाँ यूज कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, ओम्स लॉ का हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ। चलिए हम लोग देखते हैं, यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो R को हम लोग सब्जेक्ट बना सकते हैं। R बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, V बाय I लिख सकते हैं। मैंने अभी बताया कि ये जो R है ना, ये हम लोग बोल सकते हैं कि V और I का क्या है, रेशियो है। अब फाइनली हमें क्या करना है, हमें 1 ओम को डिफाइन करना है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि R बराबर V I मेरा क्या है, एक इक्वेशन है। अगर ये इक्वेशन है तो मैंने आपको बताया था हमेशा LHS किसके बराबर होगा, RHS के बराबर होगा। डैट मीन्स अगर हम SI यूनिट अगर लेफ्ट साइड में लेंगे तो राइट साइड में भी हम किसके बारे में बात करेंगे, SI यूनिट के बारे में बात करेंगे। तो फाइनली हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि दोनों साइड हम लोग SI यूनिट लेने जा रहे हैं। तो चलिए हमें क्या चाहिए, हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस का SI यूनिट क्या होता है, तो ओम होता है, ये चीज आप जानते हैं। इक्वल्स टू हम लोग क्या करेंगे, राइट साइड में V का SI यूनिट लेंगे। V का मतलब क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, इसका SI यूनिट क्या होता है, तो वोल्ट होता है। फिर हम लोग बात करेंगे कि ये आपका I का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट, इसका SI यूनिट क्या होता है, तो एम्पियर होता है। तो यहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं कि सर ये ओम जो है ना आपका किसके इक्विवेलेंट है, तो वोल्ट पर एम्पियर के इक्विवेलेंट है। यानी हम लोग लिख सकते हैं
ये ओम जो है ना मेरा किसके बराबर है, तो वोल्ट पर एम्पियर के बराबर है। फाइनली हमें क्या करना है, हम लोग देख रहे हैं कि ओम जो है ना आपका दो यूनिट्स का रेशियो है। किसका रेशियो है, वोल्ट और एम्पियर का ये क्या है, रेशियो है। हम लोग यहाँ क्या करने जा रहे हैं, 1 ओम को डिफाइन करने जा रहे हैं। 1 ओम का मतलब क्या है, मैंने आपको ये बताया कि ओम अगर वोल्ट और एम्पियर का रेशियो है तो 1 वोल्ट को जब हम लोग 1 एम्पियर से जब डिवाइड करेंगे तभी हमें क्या मिलेगा, 1 ओम मिलेगा। यानी हम लोग लिख सकते हैं यहाँ 1 ओम बराबर 1 वोल्ट डिवाइडेड बाय 1 एम्पियर। 1 को हम लोग फाइनली 1 से डिवाइड करेंगे, आंसर कितना आएगा 1, और हम लोग क्या लिखेंगे, वोल्ट पर एम्पियर। दैट मीन्स यही मेरा क्या होता है, 1 ओम के बराबर होता है। हम लोग लिख सकते हैं 1 ओम बराबर 1 वोल्ट एम्पियर के पावर -1, यानी यही मेरा किसके बराबर है, तो 1 ओम के मेरा बराबर है। तो फाइनली हम लोग यहाँ से जितने भी रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट थे उसको हम लोग फाइनली जो है सो कंक्लूड कर चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट जो लेक्चर लेके आ रहे हैं उसमें हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन। हाँ, ये चीज़ हम लोग क्या कर। हेलो बच्चों, तो फिर से हम लोग एक नया वीडियो लेके आ गए हैं। इस वीडियो में हम लोग आपको बताएंगे कि किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, और मेनली जो क्वेश्चंस है बोर्ड और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में यहीं से पूछे जाते हैं। तो हम लोग इसको आसानी से समझने का प्रयास करेंगे और टू द पॉइंट्स हम लोग यहाँ स्टडी करेंगे। तो हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन सा ऐसा फैक्टर्स है जिसपे किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या करता है, डिपेंड करता है। तो फाइनली हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं और सारे पॉइंट्स को हम लोग कवर करेंगे। पहला पॉइंट ये होता है कि किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है ना, ये लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ अ कंडक्टर पे डिपेंड करता है। इसका मतलब ये है सिंपल सा कि सर अगर मेरे पास अगर कोई भी कंडक्टिंग वायर है ना, तो उसके पास हम लोग बात अगर करें तो सबसे पहले क्या होगा, अगर मेरे पास मान लेते हैं अगर कंडक्टिंग वायर है, इसका क्या है, डेफिनेटली कुछ ना कुछ लेंथ होगा। ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, लेंथ ऑफ द वायर है। सेकेंड पॉइंट बोला जाता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का हम लोग नाम जो है सो अलग अलग दे सकते हैं। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हम लोग क्रॉस सेक्शन एरिया ही बोलते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी बोलते हैं, इसको हम लोग थिकनेस ऑफ वायर भी बोलते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये क्या कहलाएगा, वायर का थिकनेस कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, मेरा वायर का थिकनेस कहलाएगा। थर्ड हम लोग यहाँ बात करेंगे कि थर्ड फैक्टर मेरा क्या है, नेचर ऑफ द मटेरियल है। नेचर ऑफ द मटेरियल का मतलब है कि कोई भी वायर अगर हम लोग मार्केट से परचेज अगर करने जाते हैं ना, तो वो किसी ना किसी मटेरियल का बना होगा। जैसे अगर हम लोग जाते हैं मार्केट में एंड वी आर परचेजिंग द कॉपर वायर, डैट मीन्स ये किसका बना हुआ है, कॉपर का बना हुआ है। अगर हम आयरन के वायर को परचेज करेंगे तो आयरन का बना हुआ होगा। यानी सिंपल सा अगर हम लोग मटेरियल को अगर चेंज कर देंगे तो मेरा वायर भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर कॉपर के मटेरियल का बना हुआ है तो कॉपर का वायर होगा, एल्युमिनियम मटेरियल का बना हुआ है तो एल्युमिनियम का वायर होगा। तो फाइनली हम लोग अब पॉइंट्स को मेंशन करते हैं। पहला पॉइंट्स मैंने आपको ये बताया कि किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होता है, लेंथ ऑफ अ कंडक्टर पे डिपेंड करता है। तो हम लोग रिलेशन के साथ जो है इसको अब स्टार्ट करेंगे। सेकेंड हम लोग लिख लेते हैं किस किस फैक्टर्स पे ये पहले डिपेंड करता है। तो सेकेंड फैक्टर आपका क्या था, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे भी क्या होता है, किसी भी वायर का जो रेजिस्टेंस होता है वो आपका डिपेंड करता है। थर्ड वन हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो थर्ड वन हम लोग बात करेंगे नेचर ऑफ मटेरियल के बारे में, कि मेरा वायर जो है ना किस किस मटेरियल का बना हुआ है। फोर्थ हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो फोर्थ हम लोग टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे कि टेम्परेचर का वैल्यू अगर इंक्रीज कर दिया जाए तो कंडक्टर के रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब हम लोग एक एक करके क्या करेंगे, सारे पॉइंट्स को समझेंगे और हम लोग रिलेशन को लिखने का कोशिश करेंगे। चलिए पहला जो मेरा पॉइंट है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं, लेंथ ऑफ द कंडक्टर।
लेंथ ऑफ द कंडक्टर के बारे में ये बताया गया कि ऐसा एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया, एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे ऐसा बताया गया है कि किसी भी कंडक्टर के लेंथ को अगर हम लोग इंक्रीज करेंगे ना तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, आपका इंक्रीज हो जाएगा। यानी सिंपल सा मतलब ये है कि अब हम लोग पहले पॉइंट्स को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम ये बात कर रहे हैं कि अगर लेंथ को अगर इंक्रीज किया जाए, कंडक्टर के लेंथ को अगर बढ़ा देंगे तो वायर का रेजिस्टेंस भी मेरा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और कंडक्टर के लेंथ को अगर हम डिक्रीज कर दें तो वायर का रेजिस्टेंस भी मेरा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। यानी अगर एक को बढ़ा रहे हैं तो दूसरा भी बढ़ रहा है, एक को घटा रहे हैं तो दूसरा भी घट रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सर किसी भी कंडक्टर का जो लेंथ है ना उसका रिलेशन रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर के साथ क्या है, डायरेक्टली है। यानी अगर रेजिस्टेंस को बढ़ाना है तो लेंथ को बढ़ा दो, रेजिस्टेंस को घटाना है तो लेंथ को घटा दो। यानी रिलेशन क्या है आपका, डायरेक्टली है। इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। यानी सिंपल सा अगर हम लोग इसको रिलेशन के फॉर्म में अगर लिखेंगे तो यहाँ देखने को यही मिला कि सर अगर हम लेंथ को डबल करते हैं तो मेरा वायर का रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, क्योंकि रिलेशन क्या है आपका, डबल है। लेंथ को डबल कीजिएगा तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा, लेंथ को ट्रिपल कीजिएगा तो रेजिस्टेंस भी ट्रिपल हो जाएगा, लेंथ को आधा कीजिएगा तो रेजिस्टेंस भी आधा हो जाएगा, लेंथ को आप अगर 1/3 करेंगे तो रेजिस्टेंस भी मेरा 1/3 हो जाएगा। यानी किसी भी वायर का रेजिस्टेंस अगर हम चेंज करना चाह रहे हैं तो लेंथ को अगर हम चेंज कर देंगे तो वायर का रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर हम लोग रिलेशन को अगर लिखेंगे तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं R1 बट्टा R2 बराबर L1 बट्टा L2। रिलेशन कैसा है, डायरेक्टली है। तो अगर हमें रिलेशन देखना है कि वायर को मैंने अगर इंक्रीज किया तो रेजिस्टेंस पे कितना इफेक्ट पड़ा, तो हम लोग इसके हेल्प से हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। रिलेशन डायरेक्टली है, 1 अगर ऊपर लिखे हैं तो इधर भी 1 है, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 है। इसको आप इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, R2 बट्टे R1 बराबर L2 बट्टा L1। इसको हम लोग एक क्वेश्चन से आपको बताते हैं कि किस तरह से आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं मेरे पास एक कंडक्टर है, मान लेते हैं उसका इनिशियल लेंथ किसके बराबर है, L के बराबर है। मान लेते हैं मेरे पास एक कंडक्टर है जिसका इनिशियल लेंथ कितना है, L के बराबर है। रेजिस्टेंस जो है ना इस समय हम मान लेते हैं R के बराबर है। जब लेंथ मेरा L है तो रेजिस्टेंस किसके बराबर है, R के बराबर है। ये मेरा कैसा कंडीशन है, तो इनिशियल कंडीशन है। इनिशियली हम लोग ऐसा सोच रहे हैं कि मेरे पास एक वायर है, उसका लेंथ L है, उस समय रेजिस्टेंस किसके बराबर है, R के बराबर है। फाइनली हम क्या कर रहे हैं, इसके लेंथ को हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रिपल कर दे रहे हैं। लेंथ को इंक्रीज करके हम लोग क्या कर रहे हैं, 3 गुना कर रहे हैं। यानी अब लेंथ कितना हो गया, इनिशियल लेंथ का 3 टाइम्स जो है सो आपका इंक्रीज कर चुका है। तो मैंने आपसे पूछा कि बताओ रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, यानी R2 का वैल्यू आपको यहाँ निकालना है। तो आप जानते हैं कि R और L के बीच में रिलेशन कैसा है, तो डायरेक्टली है। इसका मतलब लेंथ अगर बढ़ रहा है रेजिस्टेंस का वैल्यू भी क्या बढ़ेगा, बढ़ेगा। यहाँ आप देख रहे हैं कि लेंथ आपका L है तो L से कितना बन रहा है, 3L बन रहा है। इसका मतलब वायर का जो लेंथ है ये कितना गुना हो रहा है, 3 गुना हो रहा है। तो मैंने आपको बताया कि लेंथ को अगर 3 गुना करेंगे तो रेजिस्टेंस भी मेरा क्या हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। एक तरीका तो ये है देखने का, लेकिन एग्जामिनेशन में हमें क्या करना होगा, न्यूमेरिकली इसको सॉल्व करना होगा। तो हम लोग न्यूमेरिकली देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ हम लोग रिलेशन जानते हैं कि किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है। डायरेक्टली का मतलब क्या है कि सर लेंथ अगर बढ़ रहा है यहाँ तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन कितना गुना बढ़ेगा ये हमें देखना है। कितना गुना बढ़ेगा इसके लिए हमें क्या करना होगा, R2 का वैल्यू फाइंड करना होगा। तो हम लोग लिखते हैं रिलेशन डायरेक्टली है, R2 ऊपर लेंगे तो इधर क्या आ जाएगा, L2, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 आएगा। नीचे अगर हम लोग 1 लेंगे तो क्या आ जाएगा, L1 आपका नीचे आ जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, अब फाइनली वैल्यू को पुट करेंगे। R2 का वैल्यू किसके बराबर है, तो R2 का वैल्यू हमें फाइंड ही करना है। R1 का वैल्यू मैंने कितना माना है, R के बराबर माना है। L2 का वैल्यू कितने के बराबर है, 3L के बराबर है। लेंथ मेरा L1 कितना है, L है। देखिए L से L आपका कैंसिल हो गया। फाइनली आपको वैल्यू किसका चाहिए, R2 का। R2 बराबर क्या हो जाएगा, 3R
और यही मैंने आर किसके बराबर माना है, R1 के बराबर माना है। इसका मतलब फाइनली जो हमें रेजिस्टेंस मिला है वो इनिशियल रेजिस्टेंस का कितना गुना है, 3 गुना है। तो इस तरह से हमें दिखाना होगा कि वायर के लेंथ को अगर इंक्रीज कर दिया जाए सर तो क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस भी आपका इंक्रीज हो जाएगा। अगर लेंथ को घटाएंगे रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो ये मेरा पहला पॉइंट था जिसको मैंने आपको डिस्कस किया कि लेंथ ऑफ अ कंडक्टर के साथ ये किस तरह से रिलेटेड है। सेकेंड हम लोग जो बात करेंगे ना, इसमें हम लोग बात करने जा रहे हैं किसके बारे में, तो हम लोग बात करेंगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के बारे में, जिसको हम रब कर रहे हैं। हम लोग अब बात करेंगे कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के साथ जो है सो कैसे रिलेटेड है रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, इसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर कैसे रिलेटेड है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के साथ, इसके बारे में अब हम लोग बात करेंगे। तो हम लोग सेकंड पॉइंट की ओर चलते हैं। यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है उसको हम लोग R मान रहे हैं और A का मतलब यहाँ क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। ऐसा एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया, ऐसा एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे फाइंड किया गया किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के साथ इनवर्सली रिलेटेड होता है। कैसे, इनवर्सली रिलेटेड है, किसके साथ, एरिया के साथ जो है सो आपका रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर रिलेटेड है। यानी मतलब इतना ही है कि सर अगर आप एरिया को बढ़ाएंगे तो आपका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और एरिया को अगर आप कम कर दे रहे हैं रेजिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कहने का मतलब है कि एक को बढ़ाओ तो दूसरा घटेगा और दूसरा को घटाओ तो पहला बढ़ेगा। ये रिलेशन क्या कहलाता है, इनवर्सली कहलाता है। इसको आप आसानी से समझ सकते हैं कि आपके रूम में अगर 500 लोग हैं, 500 लोग अगर एक टाइम में अगर निकलना चाहते हैं तो रूम का एरिया जितना बड़ा होगा लोग उतना आसानी से निकल सकते हैं। यानी एरिया को अगर बढ़ा दिया जाए रेजिस्टेंस को हम लोग कम कर सकते हैं, लेकिन आपके रूम का एरिया जितना कम होगा उतना लोग जो है सो देरी से निकलेंगे। कहने का मतलब यही हुआ कि अगर आसानी से सारे लोग अगर निकलेंगे तो ये तभी पॉसिबल है जब एरिया क्या होगा, ज्यादा होगा। एरिया जब हम लोग कम करेंगे तो कम ही लोग जो है सो एट ए टाइम क्या हो सकते हैं, रूम से बाहर निकल सकते हैं। तो कहने का मतलब यही है, एरिया बढ़ाओ रेजिस्टेंस को घटाओ, और एरिया कम करो तो रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ेगा। इसी कॉन्सेप्ट को आज हम लोग लेके चल रहे हैं। यानी सिंपल सा मतलब ये है कि रिलेशन अगर इन्वर्सली है इसका मतलब एरिया को बढ़ाओ तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा और एरिया कम करो तो रेजिस्टेंस आपका ज़्यादा हो जाएगा। हम लोग लिखेंगे कैसे, तो हम लोग लिखेंगे R2 बट्टा R1। रिलेशन कैसा है, इन्वर्सली। यहाँ 2 है तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, A1 लिखेंगे। यहाँ आपका 1 है तो हम लोग क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। यहाँ फाइनली हमें रेजिस्टेंस का एरिया के साथ रिलेशन इस तरह से देखने को मिलता है। अब हम लोग बात ये करते हैं कि सर अगर वायर को अगर हम सर्किल के फॉर्म में अगर बेंड कर देते हैं, इफ अ वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ सर्किल, क्योंकि मार्केट में अगर आप जाते हैं वायर को परचेज करते हैं तो वायर को हम लोग क्या करते हैं, सर्किल के फॉर्म में या स्क्वायर के फॉर्म में बेंड करके हम लोग क्या करते हैं, लेके आते हैं। यानी वायर को आप किसी भी फॉर्म में क्या कर सकते हैं, बेंड कर सकते हैं, उसको मोड़ सकते हैं। वायर को हम लोग किसी भी फॉर्म में बेंड कर सकते हैं। यानी अगर वायर को अगर हम सर्किल के फॉर्म में अगर बेंड करें तब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपका एरिया ऑफ सर्किल के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं if wire is bent in the form of circle, if wire is bent in the form of circle, इसके फॉर्म में हम लोग कर रहे हैं बेंट, इसको सर्किल के फॉर्म में बेंड कर रहे हैं, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसके बराबर हो जाएगा, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपका एरिया ऑफ सर्किल के बराबर हो जाएगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसके बराबर होगा, तो एरिया ऑफ सर्किल के बराबर हो जाएगा। और एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है हम जानते हैं, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है एरिया ऑफ सर्किल, पाई आर स्क्वायर होता है।
आर का मतलब क्या है, रेडियस ऑफ द वायर है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग रिलेशन अगर देखना चाहे तो मैंने अभी सिखाया आपको कि वायर का जो रेजिस्टेंस होता है एरिया के साथ कैसे रिलेटेड है इनवर्सली, तो हम लोग लिख सकते हैं एक के जगह पे क्या, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि मैंने वायर को किसके फॉर्म में बेंड किया है, सर्किल के फॉर्म में, तो एरिया ऑफ सर्किल किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के बराबर हो जाएगा। यहाँ से पाई आपका क्या है, कांस्टेंट है, रेजिस्टेंस आपका पाई पे डिपेंड नहीं करेगा, किस पे डिपेंड करेगा, रेडियस ऑफ द वायर पे। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि वायर का जो रेजिस्टेंस है वो रेडियस के साथ कैसे रिलेटेड है, इनवर्सली। कैसे हम लोग बोलेंगे, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द रेडियस। तो हम लोग इसको लिख लेते हैं, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज इनवर्सली proportional to square of the radius, square of the radius। ये पॉइंट्स हम लोग को पहले सीखना होगा। इसके आगे अगर हम लोग बात करें तो हम लोग बात करेंगे रेडियस के साथ हम लोग बात कर लिए, अब हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, डायमीटर के साथ रिलेशन को देखेंगे कि वायर का डायमीटर अगर चेंज हो जाता है तो मेरा जो है सो किस तरह से कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो है सो आपका चेंज होगा, उसके बारे में अब हम लोग बात करने जा रहे हैं। इसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो हम लोग बात करेंगे यहाँ, उसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। देखिए, तो मेरा जो नेक्स्ट पॉइंट है अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इसके बारे में, तो हम लोग बात करेंगे यहाँ से एरिया के साथ डायमीटर कैसे रिलेटेड है। तो यहाँ आप हम लोग जानते हैं कि रेडियस ऑफ द वायर होता है, ये डायमीटर का क्या होता है, आधा होता है। आर बराबर हम लोग पढ़े हैं d/2, यहाँ d का मतलब क्या है, डायमीटर से है, आर का मतलब किसे है, रेडियस से है। आर का मतलब यहाँ रेडियस है, डी का मतलब आपका डायमीटर है। अभी मैंने आपको बताया कि आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, स्क्वायर ऑफ द रेडियस होता है। ये रिलेशन आपको याद रखना है, जब भी रेडियस दिया रहेगा इस रिलेशन को हम लोग यूज कर सकते हैं। कैसे, R2/R1 बराबर इनवर्स रिलेशन है तो हम लोग क्या लिखेंगे, R1 का स्क्वायर बटे R2 का स्क्वायर। R1 का भी पावर 2 है, R2 का भी पावर 2 है, दोनों का पावर हम लोग क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। तो ये मेरा फाइनली रिजल्ट आ जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि सर अगर R बराबर d/2 होता है तो R के जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, d/2 पुट करेंगे। यानी हम लोग लिखेंगे रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, यहाँ हम लोग R के जगह पे क्या लिखेंगे, d/2 का स्क्वायर लिखेंगे। R बराबर क्या होता है, d/2 होता है। हम लोग इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/d का स्क्वायर, d स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4। यानी ये मेरा 4 कहाँ चला जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा, 4 क्या हो जाएगा, d स्क्वायर हो जाएगा। 4 क्या हो जाएगा, d स्क्वायर। ये 4 पे तुम्हारा रेजिस्टेंस कंडक्टर का डिपेंड नहीं करेगा, किस पे डिपेंड करेगा, डायमीटर पे। रिलेशन कैसा आ जाएगा, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डायमीटर। इस रिलेशन को भी हम लोग याद रखेंगे। और सिमिलरली हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि R2/R1 अगर हमें फाइंड करना होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, D2/D1 का हम लोग D1/D2 का हम लोग स्क्वायर करेंगे, क्योंकि रिलेशन कैसा है आपका, इनवर्सली है। यानी यहाँ से आप लिख सकते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज inversely proportional to square of the diameter, square of the diameter। तो फाइनली हम लोग
रेडियस के साथ रिलेशन देखे, डायमीटर के साथ देखे और एरिया के साथ भी मैंने आपको रिलेशन बताया कि अगर एरिया दिया हुआ है तो आप इस रिलेशन को याद रखेंगे। यानी ये आपका फर्स्ट हो जाएगा, ये आपका सेकंड हो जाएगा, ये आपका थर्ड हो जाएगा। ये तीनों रिलेशन आपके लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फाइनली हम लोग बात अब करने जा रहे हैं नेचर ऑफ मटेरियल के बारे में। शुरू में मैंने आपको बताया है किसी भी कंडक्टर के बारे में अगर आप बात करते हैं, कंडक्टर का मतलब क्या है, वायर से है। ये क्या होगा, किसी न किसी मटेरियल का बना होगा। अगर आप कॉपर का वायर अगर परचेज करते हैं, कॉपर का मटेरियल का बना होगा। आयरन का वायर परचेज करते हैं, आयरन के मटेरियल का बना होगा। डैट मीन्स जब भी मटेरियल को चेंज करेंगे रेजिस्टेंस का वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यही बोला जा रहा है कि अगर आपके पास डिफरेंट अगर वायर्स है, यानी अगर डिफरेंट मटेरियल्स का अगर बना हुआ है तो रेजिस्टेंस का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। लास्ट मेरा जो पॉइंट्स है ये मेरा है टेम्परेचर के बारे में है। तो आपको यहाँ इम्पोर्टेंट बात ये रखना है याद कि मेटल के केस में जनरली क्या होता है, इन द केस ऑफ मेटल अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस भी आपका क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा आप जानते हैं कि सर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि टेम्परेचर को जब हम लोग इंक्रीज करेंगे ना तो नंबर ऑफ कोलिजन्स क्या हो जाएगा, आपका इंक्रीज हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन जो है ना एक दूसरों से तेजी से क्या करेगा, कोलाइड करेगा। और अगर एक दूसरे से कोलाइड तेजी से करेगा तो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो में क्या हो जाएगा, ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन जो है सो आपका डेवलप हो जाएगा। रीजन यही है कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होता है, आपका इंक्रीज हो जाता है। तो मेटल के केस में मैंने बताया टेम्परेचर को बढ़ाओ रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेकिन अगर आप टेम्परेचर को घटाओगे तो फाइनली आपका क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस भी आपका घटेगा। सेमीकंडक्टर के केस में आपको जस्ट उल्टा देखने को मिलता है। इन द केस ऑफ सेमीकंडक्टर, इन द केस ऑफ सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर के केस में हमें ये देखने को मिलता है कि जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होता है, तुम्हारा डिक्रीज हो जाता है। रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होता है, तुम्हारा डिक्रीज हो जाता है। सिमिलरली केस आपको नॉन मेटल के केस में भी देखने को मिलता है। इन द केस ऑफ नॉन मेटल, जैसा हम जानते हैं नॉन मेटल के केस में भी आपको देखने को यही मिलता है कि अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करो रेजिस्टेंस का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो आज के लेक्चर में मैंने रेजिस्टेंस से रिलेटेड जो भी फैक्टर्स था उसको फाइनली मैंने कवर किया। नेक्स्ट सेशन में हम लोग रेजिस्टेंस से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे।